Hello friends, I hope you're doing good. Let's get started with the current affair edition for today. ये आज की पहली न्यूज़ है जापान से। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये है इंटरनेशनल करंट अफेयर से। तो जापान के एक एयरपोर्ट पर, टोक्योस हनेडा एयरपोर्ट पर, जापान कोस्ट गार्ड के एक एयरक्राफ्ट और जापान एयरलाइंस के एक एयरक्राफ्ट के बीच कोलिजन हो गया है। इस कोलिजन के तुरंत बाद उस प्लेन में आग लग गई है और इस एक्सीडेंट में उस पैसेंजर प्लेन के सभी 379 पैसेंजर्स सेफ हैं। पर रेस्क्यू ऑपरेशंस की वजह से उस प्लेन के 6 क्रू मेंबर्स में से 5 की जान चली गई है। दे हैव डाइड। अब ऐसा क्यों हुआ है इसकी अभी तक जानकारी नहीं है। दिस कॉज इज येट टू बी डिटरमाइंड। इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा ने उन क्रू मेंबर्स को उनके इस सेक्रीफाइस के लिए उनको प्रेज किया है। अब इंटरेस्टिंगली जापान इस डिजास्टर के साथ साथ एक और डिजास्टर से जूझ रहा है। जापान हैज एक्सपीरियंस अ 7.5 मैग्नीट्यूड सीवियर अर्थक्वेक, जिस अर्थक्वेक में अब तक 48 लोगों की जान जा चुकी है। इस 7.5 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक ने जापान में सुनामी वेव्स को भी ट्रिगर कर दिया है, विच आर मोर देन अ मीटर हाई। और जापान में इस अर्थक्वेक की वजह से फायर के इंसिडेंट्स भी हुए हैं और वहां पर काफी इंफ्रास्ट्रक्चर भी डिस्ट्रॉय हो गया है। हालांकि अब तक 48 लोगों की जान गई है, बट एक्सपेक्टेड है कि ये डेथ टोल बढ़ सकता है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये इवेंट रिलेटेड है GS1 के टॉपिक जियोग्राफी से। और अब एग्जाम के ही पर्सपेक्टिव से हम डिस्कस करते हैं कि अर्थक्वेक क्यों अकर होते हैं। अर्थक्वेक पे क्वेश्चन पिछले ही साल एग्जाम में पूछा भी गया था, प्रिलिमिनरी 2023 में। इस क्वेश्चन को भी आप पढ़ें और अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। तो अर्थक्वेक्स की बात करें तो ये जियोग्राफी का एक बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट है, इसलिए हम इस पर गहराई पर बात नहीं करेंगे। सो द अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ सॉलिड रॉक प्लेट्स नोन एज टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिज्म के बारे में आपको पता होगा, आई एम श्योर अबाउट इट। तो इन टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में डिसकंटिन्यूइटीज होती हैं। ऐसे किसी किसी जगह पर गैप्स होते हैं, ब्रेक्स होते हैं, जिनको फॉल्ट लाइन बोला जाता है। जब ये दो प्लेट्स एक दूसरे से स्लाइड करती हैं या एक दूसरे के नीचे से निकल जाती हैं, जब ये फ्रिक्शन ब्रेक होता है, उस केस में अर्थक्वेक्स होते हैं। इट रिलीजेस एनर्जी एंड इट जनरेट्स सीस्मिक वेव्स, विच ये वेव्स फिर अपने सराउंडिंग रीजन में प्रोपेगेट करती है, नोन एज अर्थक्वेक्स। अब हम इन अर्थक्वेक वेव्स की बात करते हैं। ये अर्थक्वेक की वेव्स भी दो तरीके की होती हैं, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। तो बॉडी वेव्स की बात करें तो इसकी भी दो कैटेगरीज हैं, पी वेव्स एंड एस वेव्स। तो पी वेव्स, जिसकी फुल फॉर्म है प्राइमरी वेव्स, ये वेव्स सबसे पहले ट्रैवल करती हैं। दे आर फर्स्ट टू ओरिजिनेट। इसके बाद ओरिजिनेट करती हैं सेकेंडरी वेव्स। और ये बॉडी वेव्स जब ट्रैवल करके अर्थ के सरफेस तक पहुंचती है, देन दे बिकेम सरफेस वेव्स। तो सरफेस वेव्स आर द लास्ट वेव्स इन दिस ऑर्डर। आप इस ऑर्डर को इस तरीके से याद करें, PSS। फर्स्ट इज प्राइमरी, उसके बाद है सेकेंडरी और लास्ट में है सरफेस। तो प्राइमरी वेव्स साउंड वेव्स की तरह होती हैं। ये हर एक मीडियम में ट्रैवल करती हैं, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो। और बॉडी वेव्स में जो पार्टिकल होते हैं वो वेव की डायरेक्शन में ही प्रोपेगेट करते हैं। एंड दिस इज नॉट द केस विद सेकेंडरी वेव्स। सेकेंडरी वेव्स के केस में ये पार्टिकल्स वेव की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर प्रोपेगेट करते हैं। अब ये नॉलेज कितनी इंपॉर्टेंट है, इस साल प्रिलिमिनरी में इस ही नॉलेज को टेस्ट किया गया था। आप इस क्वेश्चन को पढ़ लें। तो बॉडी वेव्स स्पीड में फास्ट होती हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है और इनकी वेलोसिटी वेरी करती है। सॉलिड मीडियम में ये सबसे तेज होती हैं, लिक्विड मीडियम में उसके बाद, और गैसेस में ये सबसे स्लो होती हैं। और फ्रेंड्स, साइंटिस्ट को अर्थ के अंदर की कॉम्पोजिशन का भी आइडिया मिलता है इन वेव्स को एनालाइज करके। वो जब इन वेव्स को स्टडी करते हैं कि एक स्पेसिफिक एरिया में वेव्स ने काफ़ी जल्दी ट्रैवल किया, दूसरे पॉइंट पे दे वर अ बिट स्लो टू ट्रैवल, और तीसरे पॉइंट पे दे वर मोर स्लोअर। तो इस एनालिसिस से दे गेट एन आइडिया कि अर्थ के अंदर कैसी कॉम्पोजिशन है। सेकेंडरी वेव्स सिर्फ सॉलिड मीडियम में ट्रैवल करती हैं और इनका मोशन भी स्लो होता है और दे आर नॉट वेरी वेल डेवलप्ड। और सरफेस वेव्स, जो प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स दोनों से स्लो होती हैं अपनी स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन में, ये बनती हैं जब ये बॉडी वेव्स अर्थ की सरफेस तक पहुंचती हैं। तो अर्थ के सरफेस से इंटरेक्शन के बाद दे स्टार्ट ट्रैवलिंग ऑन अर्थ सरफेस, और ये सरफेस वेव
सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं। फ्रेंड्स, ये डिटेल्स नोट्स में प्रेजेंट है और आपकी ज्योग्राफी की बुक में भी प्रेजेंट है। आप इसके बारे में और वहां से पढ़ लें। दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। पिछले साल तो इस पर क्वेश्चन पूछा ही गया था। इस टॉपिक पर इससे पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, प्रिलिमिनरी में भी और मेंस में भी। दिस इज अवर नेक्स्ट न्यूज। फ्रेंड्स, देश में अभी कई जगह पर गवर्नमेंट के द्वारा पास किए गए भारतीय न्याय संहिता बिल्स में रोड एक्सीडेंट्स की सजा में चेंज को लेकर काफी जगह पर प्रोटेस्ट चल रहा है। ट्रांसपोर्टर्स अक्रॉस इंडिया भर में ट्रांसपोर्टर्स, मेजरली ट्रक ड्राइवर्स, इस समय एक स्ट्राइक पर हैं। दे आर प्रोटेस्टिंग द इंक्रीज इन पनिशमेंट इन हिट एंड रन केसेस इन येट टू बी इम्प्लीमेंटेड भारतीय न्याय संहिता। मतलब पार्लियामेंट के इस विंटर सेशन में पास किए गए भारतीय न्याय संहिता बिल में हिट एंड रन केसेस की सजा को बढ़ा दिया गया है, मॉडिफाई कर दिया गया है। तो ये ट्रांसपोर्टर्स जिनकी लाइवलीहुड ही रोड पे होती है, देयर होल जॉब इज टू कीप ड्राइविंग, वो इस प्रोविजन में चेंज को लेकर काफी नाराज हैं। दे आर प्रोटेस्टिंग। इन चेंज किए गए प्रोविजन में मैक्सिमम पनिशमेंट को 10 साल कर दिया गया है फॉर रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग। और इस मैक्सिमम पनिशमेंट को लेकर ये लोग नाराज हैं। अब इस तय की गई 1 महीने लंबे स्ट्राइक को लेकर लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि कोई ट्रक के ड्राइवर्स ही अगर नहीं होंगे तो द होल सप्लाई चेन वुड बी डिसरप्टेड। तो इस सप्लाई चेन डिसरप्शन की वजह से पीपल आर पैनिकिंग, और इस वजह से वो सोच रहे हैं कि फ्यूल शॉर्टेज भी हो सकती है, एंड दे आर हरिंग अप टू बाय फ्यूल, टू स्टॉक अप फ्यूल एट पेट्रोल पंप्स अलग अलग स्टेट्स में। अब इन प्रोटेस्ट को गवर्नमेंट ने भी एड्रेस किया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको लेकर एक मीटिंग की है और इन ट्रांसपोर्टर्स के एड्रेस को कंसर्न किया है, बैठकर उन्होंने बात की है। गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई किया है इस ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन बॉडी को कि भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 106 अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, और जब इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा तो उससे पहले गवर्नमेंट सभी स्टेक होल्डर से एक बार कंसल्टेशन करेगी। यूनियन होम सेक्रेटरी ट्रांसपोर्टर्स को आश्वासन देते हैं कि वो काम पर लौट जाएं, अपनी स्ट्राइक को खत्म कर दें। गवर्नमेंट ऐसा कोई भी स्टेप नहीं लेगी जो उनको नुकसान पहुंचाए, विच में इंपैक्ट देयर लाइवलीहुड्स। अब इस इवेंट को लेकर इंडिया के एक मेजर ओपोजिशन पार्टी के मेंबर राहुल गांधी, उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट की ये आदत कि लॉज को पास कर देना विदाउट अ वाइड कंसल्टेशन, विदाउट डिस्कसिंग विद द स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट की ये आदत इज एन अटैक ऑन द सोल ऑफ डेमोक्रेसी। वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं कि गवर्नमेंट स्टेक होल्डर से कंसल्ट नहीं करती और ना ही ऑपोजिशन के साथ कंसल्ट करती है। अब ये एक इवॉल्विंग इवेंट है, होपफुली इट विल बी रिजॉल्व सून। जो भी होता है वील कीप फॉलोइंग दिस। अब इस इवेंट से ये मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि सरकार के द्वारा पास किए जाने वाली लेजिस्लेशन और इफेक्टिव हो सकती है अगर उसकी ड्राफ्टिंग स्टेज में वाइड रेंज ऑफ स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन की जाए। सो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस? कमेंट विद एग्जांपल्स। दिस इज द नेक्स्ट न्यूज। ये रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से और सिलेबस के पर्सपेक्टिव से ये रिलेटेड है GS2 सिलेबस के टॉपिक गवर्नमेंट पॉलिसीज से। इसका कॉन्टेक्स्ट है पास किए गए 3 नए क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म बिल्स, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल। इनकी डिटेल्स नोट्स में प्रेजेंट है, यू कैन रेफर टू देम देयर। तो क्योंकि इन बिल्स को इस विंटर सेशन में पास किया गया है और प्रेसिडेंट ने इन बिल्स को अपनी असेंट भी दे दी है, दे आर रेडी टू बी इम्प्लीमेंटेड। पर क्योंकि ये इतने वाइड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करते हैं, इनके लिए काफी ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा। दीज लॉस कैनॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन अ सिंगल डे। इन लॉस को एक ही दिन में इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। इनका इम्प्लीमेंटेशन एक लॉन्ग प्रोसेस होगा विच वुड रिक्वायर रिफॉर्मिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में होम मिनिस्टर अमित शाह बोलते हैं कि इनकी इम्प्लीमेंटेशन डेट को अभी कुछ दिनों में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इट विल बी नोटिफाइड बिफोर जनवरी 26। और होम मिनिस्ट्री के बिहाफ पे बोलने वाले एक गवर्नमेंट ऑफिशियल बोलते हैं कि देश भर में इन लॉ को इम्प्लीमेंट करने में 9 महीने से 1 साल तक का समय भी लग सकता है। इन लॉज की इम्प्लीमेंटेशन को पहले एक स्टेट में किया जाएगा थ्रू अ पायलट प्रोजेक्ट। वो पायलट प्रोजेक्ट होगा गुजरात के अहमदाबाद में, और इस प्रोजेक्ट को अगले 2 महीने में लॉन्च कर दिया जाएगा। इस लॉ के इम्प्लीमेंटेशन के लिए 3000 मास्टर ट्रेनर्स होंगे, जो पुलिस पर्सनल ही होंगे जिनको ट्रेन किया जाएगा,
और फिर वो अपने और साथ वाले पुलिस पर्सनल्स को ट्रेन करेंगे इन अ पिरामिड सेटअप। ऐसे 3000 मास्टर ट्रेनर्स होंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट में, और इन पर्सनल्स की ट्रेनिंग से रिलेटेड जितना भी काम होगा उसका टास्क निभा रही है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये बॉडी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आपको ये एक आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके का टास्क किस तरीके की बॉडी को डेलीगेट किया जाता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ही बॉडी है, वो ओवरसी करेगी, वो कोऑर्डिनेट करेगी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लीगल कंपोनेंट्स के इंटीग्रेशन को। क्योंकि ये लॉज इतने वाइड रिफॉर्मिंग है, ये पुलिस पर्सनल के जॉब से लेकर डिस्पेंसेशन ऑफ क्रिमिनल सिस्टम, लीगल सिस्टम को भी चेंज करती है। तो लीगल सिस्टम वाला एस्पेक्ट मैनेज करेगा नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो। इस ब्यूरो की भी हम बात पहले अपने एडिशंस में कर चुके हैं। आई होप दे आर पार्ट ऑफ योर नोट्स बाय नाउ। अगर आपके नोट्स का पार्ट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन की नोटबुक को रेफर कर सकते हैं, उसमें ये एलाबोरेटली मेंशन्ड है। अब इस इवेंट से रिलेटेड बीए मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि इंडिया धीरे धीरे कॉलोनियल एरा लॉ से शिफ्ट हो रहा है, ट्रांजिशन कर रहा है, तो इस शिफ्ट से रिलेटेड क्या कंसर्न्स हैं। इसका आंसर लिखा जाए तो उसके एस्पेक्ट्स हो सकते हैं कि ट्रांजिशन की स्पीड क्या होनी चाहिए, ऐसे कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिनको चेंज करना फिजिबल नहीं है या उनको चेंज करने की जरूरत है ही नहीं। इस तरीके से आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। ये न्यूज भी होम मिनिस्ट्री से ही रिलेटेड है। दिस नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू द इवेंट्स दैट हैव हैपेंड रिसेंटली इन जम्मू एंड कश्मीर। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये रिलेटेड है GS3 के टॉपिक इंटरनल सिक्योरिटी से। तो होम मिनिस्टर अमित शाह इन अ रीसेंट मीटिंग बोलते हैं कि काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में, जम्मू एंड कश्मीर में होने वाले इन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में इंपॉर्टेंट है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ड्यू प्रोसीजर्स को फॉलो करें। अब इस स्टेटमेंट का कॉन्टेक्स्ट है 21 दिसंबर को जम्मू एंड कश्मीर में हुए अटैक्स, जिन अटैक्स में 4 इंडियन सोल्जर्स की जान चली गई थी, जिसके बाद आर्मी ने एज अ रिटेलिएशन जम्मू एंड कश्मीर के कुछ सिविलियंस को डिटेन किया था फॉर क्वेश्चनिंग, और उन डिटेन्ड सिविलियंस में से 3 सिविलियन की जान चली गई थी, जिसको लेकर जम्मू एंड कश्मीर के लोग काफी आक्रोश में हैं। उनका कहना है कि पुलिस ने उनको टॉर्चर किया है और उनका मर्डर किया है। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में होम मिनिस्टर अमित शाह ने ये स्टेटमेंट दी है कि आर्म्ड फोर्सेस या किसी भी सिक्योरिटी फोर्स के लिए जरूरी है कि वो एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर को फॉलो करें। अब इस कॉन्टेक्स्ट में ही हम इस इवेंट से रिलेटेड इस टॉपिक आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट की बात करते हैं, जो इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर में और कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इस समय एक्टिव है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ऑपरेटेड एक्ट है। तो इस एक्ट को होम मिनिस्ट्री एडमिनिस्टर करती है। ये एक कॉलोनियल एरा का लॉ है। इट वॉज इशूड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट मॉडर्न हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आप उसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। इट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इस लॉ को सबसे पहले क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान एज एन ऑर्डिनेंस पास किया गया था, और इस ऑर्डिनेंस को फिर फाइनली 1958 में एज अ लेजिस्लेशन, एज अ लॉ पास कर दिया गया था। इनिशियली इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द नॉर्थ ईस्ट। शुरुआत में इसको नॉर्थ ईस्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था, और फिर धीरे धीरे सब्सिक्वेंटली इट वॉज अप्लाइड टू अदर इंडियन स्टेट्स। इस लॉ में किसी भी स्टेट को डिस्टर्ब्ड घोषित किया जा सकता है, और डिस्टर्ब्ड स्टेट्स में आर्म्ड फोर्सेस को कुछ स्पेशल पावर मिल जाती है ताकि वो लॉ एंड ऑर्डर को और बेहतर तरीके से मेंटेन कर सकें। फॉर इंस्टेंस, दीज आर्म्ड फोर्सेस कैन अरेस्ट एनीवन विदाउट वारंट, और वो ड्यूरिंग द ड्यूटी गोली भी चला सकती हैं, एंड दे मे इवन किल समवन लीगली। ये नेक्स्ट न्यूज है और ये रिलेटेड है इंडिया और म्यांमार की बाउंड्री से। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, सिलेबस के पर्सपेक्टिव से ये रिलेटेड है GS3 के टॉपिक इंटरनल सिक्योरिटी से। तो गवर्नमेंट का प्लान है कि म्यांमार बॉर्डर और इंडिया के बीच फिलहाल अभी होने वाला फ्री मूवमेंट, द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू स्क्रैप द फ्री मूवमेंट अलोंग द इंडिया म्यांमार बॉर्डर। फ्री मूवमेंट रिजीम का मतलब है कि बॉर्डर में रहने वाले लोग इंडिया से म्यांमार और म्यांमार से इंडिया आ सकते हैं विदाउट रिक्वायरिंग अ वीजा। दिस इज द फ्री मूवमेंट रिजीम, और इस सेटअप को एस्टैब्लिश किया था 1970s में, और इसका लास्ट रिव्यू हुआ था 2016 में।
तो गवर्नमेंट का अब प्लान है कि इस फ्री मूवमेंट रिजीम को इंडिया और म्यांमार के बॉर्डरिंग रीजन में बिना वीजा की रिक्वायरमेंट के लोगों के इधर उधर फ्री मूवमेंट को बंद कर दिया जाए। और अगर ऐसा हो जाता है, दिस चेंज वुड मीन दैट इंडिविजुअल्स क्रॉसिंग द बॉर्डर वुड नीड अ वीजा। मतलब इस फ्री मूवमेंट रिजीम को अगर कैंसिल कर दिया जाता है तो फिर बॉर्डर मूवमेंट के लिए वीजा की जरूरत पड़ेगी। द बॉर्डर्स वुड नॉट बी फ्री देन। और इंडिया का इसके साथ साथ एक और प्लान है, इसी बॉर्डर को जिसकी लेंथ लगभग 300 किलोमीटर है उसको फेंस कर देना। मतलब वहां पर फेंसिंग कर देना, वहां पर चेन्स के थ्रू एक बाउंड्री बना देना। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है इंडिया के शुगर आउटपुट से। यूपीएससी के सिलेबस के पर्सपेक्टिव से ये रिलेटेड है GS3 के टॉपिक मेजर क्रॉप्स क्रॉपिंग पैटर्न्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री से। तो अक्टूबर दिसंबर में इंडिया में शुगर का प्रोडक्शन कम हो गया है। द शुगर आउटपुट हैज डिक्रीज इन रीसेंट टाइम्स। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर इस क्वार्टर में देश में शुगर की प्रोडक्शन 112 लाख टन थी और पिछले साल इसी पीरियड में ये प्रोडक्शन थी 121.35 लाख टन। मतलब देश में शुगर की प्रोडक्शन 7.7% कम हो गई है कंपेयर टू द कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड लास्ट ईयर। अब इस प्रोडक्शन में डिक्रीज को एट्रीब्यूट किया जा रहा है मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स महाराष्ट्र और कर्नाटक में आउटपुट की डिक्रीज से। और गवर्नमेंट इस शुगर प्रोडक्शन में डिक्लाइन को लेकर काफी चिंतित भी है। इसी वजह से गवर्नमेंट ने रिसेंटली काफी स्टेप भी लिए हैं, जैसे कि इथेनॉल प्रोड्यूसर्स को बोलना कि वो इथेनॉल प्रोडक्शन में शुगर का यूज ना करें और देश से होने वाले शुगर एक्सपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शंस भी लगा देना। अब हम इस नेक्स्ट न्यूज इवेंट की बात करते हैं। ये एक कोई मेजर न्यूज इवेंट नहीं है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, सिलेबस के पर्सपेक्टिव से ये फॉल करता है GS2 के टॉपिक गवर्नेंस में। तो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन आई है जिस पिटीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। तो इस न्यूज की बात करने से पहले हम इस न्यूज के कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। तो आपको पता होगा कि 2 जून 2023 में उड़ीसा में एक सीवियर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें कई 100 लोगों की जान भी चली गई थी। इस ट्रेन का नाम था कोरोमंडल एक्सप्रेस। और इंडिया में रिसेंट टाइम्स में कुछ और ऐसे रेल एक्सीडेंट्स भी हुए हैं। तो अब देश में हो रहे इन रेल एक्सीडेंट्स के ही कॉन्टेक्स्ट में समवन हैज पिटिशन्ड द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशनर ने इंडियन रेलवेज की सिक्योरिटी को लेकर, सेफ्टी को लेकर एक प्ली डाली है कि गवर्नमेंट उनको जवाब दे कि ये एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं और क्या गवर्नमेंट ने इन एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए कोई स्टेप लिए हैं। तो इस प्ली को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से इंफॉर्मेशन मांगी है कि सेंटर उनको लिए गए प्रोटेक्टिव मेजर्स की इंफॉर्मेशन दे। और कोर्ट ने इस पिटिशनर को बोला है कि वो अपनी प्ली रिक्वेस्ट को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को दे दे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आपको रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। और कोर्ट फिर इंडियन रेलवेज के कवच सिस्टम की भी बात करता है। कोर्ट पूछता है कि इंडियन रेलवेज का प्लान तो है इंडिया भर में इस कवच सिस्टम को इंप्लीमेंट करने का, पर इस इंप्लीमेंटेशन का फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन क्या है। मतलब इस कवच सिस्टम को इंडिया भर में इंप्लीमेंट करने से कितना खर्चा होगा। अब अगले 4 हफ्ते बाद इस इवेंट पे और सुनवाई होगी और अगर इससे कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट होता है वील फॉलो इट अप। अब इस इवेंट से एसोसिएटेड हम बात करते हैं कवच ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम की, जो रिलेटेड है GS3 के इंफ्रास्ट्रक्चर से। तो कवच एंटी कोलिजन सिस्टम इस डेवलप्ड इंडिजीनियसली, इसको इंडिया में ही डेवलप किया गया है। इसको डेवलप किया है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन RDSO ने। इसका डेवलपमेंट शुरू हुआ था 2012 में और 2022 तक इसकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई थी। तो ये कवच सिस्टम जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, करता क्या है? इसका काम है ट्रेन्स को रेड सिग्नल जंप करने से रोकना, पॉसिबल कोलिजन्स होने से रोकना, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग करना उस केस में जिस केस में कोई ह्यूमन एरर होता है। ड्राइवर किसी ना किसी वजह से, चाहे वो फॉग का रीजन हो, चाहे वो कोई सिग्नलिंग एरर हो, किसी भी वजह से अगर ड्राइवर से कोई एरर होता है और अगर कोई ऐसी सिनेरियो होती है कि 2 ट्रेन्स आर ऑन अ पाथ टू कोलाइड, उस केस में ये कवच ऑटोमेटिक सिस्टम अपने आप एंगेज हो जाता है और फिर ये अपने आप ट्रेन्स को रोक देता है बाय एक्टिवेटिंग ऑटोमेटिक ब्रेकिंग। ये सिस्टम हाईली इफेक्टिव है। इसको कॉस्ट इफेक्टिव भी बोला जाता है और इस सिस्टम में
एक्सीडेंट होने का चांस है 10,000 साल में एक बार, 1 in 10,000 years। इस सिस्टम में एक सेंट्रलाइज्ड लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम भी है, एक हेडक्वार्टर है जहां से इस सिस्टम की सभी ट्रेन्स को मॉनिटर किया जा सके। अब इस इवेंट से एसोसिएटेड ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन कि अगर इस इवेंट पर कोई क्वेश्चन आता है तो वो किस तरीके का हो सकता है। ये क्वेश्चन एक ओपिनियन क्वेश्चन नहीं बट फैक्चुअल क्वेश्चन है। व्हाट डज द कवच रेफर टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन रेलवे सिस्टम। ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन से। तो गवर्नमेंट ने सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स में कुछ चेंज किए हैं और गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ काम कर रही वुमेन एम्प्लॉय और पेंशनर्स को अब ये परमिशन दे दी है, अब ये अलाउंस दे दी है कि वो अपनी फैमिली पेंशन के लिए अपने हस्बैंड की जगह पर अपने बच्चों को भी नॉमिनेट कर सकती हैं कि अगर किसी अनफॉर्चुनेट सिनेरियो में उनको कुछ हो जाता है तो उनकी पेंशन इंस्टेड ऑफ देयर हस्बैंड उनके बच्चों को मिले। तो इस अमेंडमेंट का कारण है ऐसी सिचुएशंस को एड्रेस करना जहां पति और पत्नी के बीच संबंध सही नहीं हो, उनके बीच में डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स चल रही हों, डोमेस्टिक वायलेंस के इंसिडेंट्स हो रहे हों, किसी डाउरी की डिमांड हो रही हो वगैरह। इन अमेंडमेंट्स को करने से पहले अनफॉर्चुनेट सिनारियो में वाइफ की डेथ के बाद पेंशन मिलती थी सिर्फ हस्बैंड को, और अगर हस्बैंड की भी डेथ हो जाती थी उस केस में फिर उनके बच्चे एलिजिबल होते थे। अब डायरेक्टली किड्स कैन बिकम एलिजिबल फॉर द फैमिली पेंशन। इन अमेंडमेंट्स को करने के पीछे गवर्नमेंट का रैशनल है वुमेन को एम्पावर करना, और ये प्रोविजंस तभी अप्लाई होंगे उस केस में अगर जब एक वुमेन की डेथ के दौरान उसका डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स चल रही हो। प्रिलिमिनरी के पर्सपेक्टिव से फ्रेंड्स ये न्यूज डायरेक्टली इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल it is something you must have an idea about. These type of actions by the government are attempts to bring a social change by making policy changes. ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच से, और जिन व्यक्तियों ने ये पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच की थी उनके प्रोसीडिंग को लेकर। तो नीलम जो एक विमेन है जो एक्यूज्ड है पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी ब्रीच केस में, उन्होंने दिल्ली के एक कोर्ट में प्ली की है कि उनको रेगुलर बेल दे दी जाए। नीलम का कहना है कि उनका किया गया अरेस्ट इलीगल है, गैर कानूनी है और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 को वायलेट करता है। अब ये न्यूज इवेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इस न्यूज इवेंट में की गई इस टॉपिक की बात इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 22 प्रोविजन 1। अब इसी से रिलेटेड हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट्स पॉलिटी एंड गवर्नेंस का एक फंडामेंटल टॉपिक है। दिस इज द बेसिक लेवल ऑफ प्रिपरेशन। आपको कॉन्स्टिट्यूशन के कोई प्रोविजंस याद हो या ना हो, आइडियली आपको इंपॉर्टेंट प्रोविजंस याद होने चाहिए, पर आपको ये फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये प्रोविजंस जरूर याद होने चाहिए। तो फंडामेंटल राइट्स को भी 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 23 और 24 आर रिलेटेड टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इस एग्जैक्ट टॉपिक पर, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन पर, प्रिलिमिनरी में एक सिंपल क्वेश्चन भी पूछा गया है। आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28 रिलेटेड है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन से। आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 आर रिलेटेड टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और आर्टिकल 32 टू आर्टिकल 35 आर रिलेटेड टू राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आप इन सभी फंडामेंटल राइट्स को पढ़ लें, पहले इन ग्रुप्स को याद करें, फिर इन ग्रुप्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इनके कंपोनेंट्स को याद करें। मैं आमतौर पर सजेस्ट नहीं करता कि आप किसी चीज को क्रैम अप करें, मेमोराइज करें, पर ये कुछ ऐसे उन टॉपिक्स में से हैं जो आपको याद होने चाहिए। ये नेक्स्ट न्यूज भी रिलेटेड है जुडिशरी से, और इसका कॉन्टेक्स्ट है गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली पास किया गया ये बिल। तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 को पास किया है। ये एक्ट डील करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट से। तो ये एक्ट एक सिलेक्शन कमेटी को एस्टैब्लिश करता है, जो सिलेक्शन कमेटी मिलकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करेगी। तो इस लॉ से पहले इसका कॉन्टेक्स्ट ये है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट में गवर्नमेंट को बोला था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने के लिए एक कमेटी को गठित किया जाए,
सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि उस कमेटी के मेंबर्स होंगे प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ओपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो कुछ समय तक सुप्रीम कोर्ट की ये अपॉइंटेड कमेटी एग्जिस्ट करती रही। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में इस बिल को पास कर दिया। और इस बिल में क्या चेंजेस थे? इस बिल में गवर्नमेंट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस कमेटी से रिप्लेस कर दिया एक यूनियन कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर से। मतलब इस कमेटी में अब प्राइम मिनिस्टर हैं, एक यूनियन गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं और लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। तो उस समय पर भी और इस पिटीशन में भी ये बोला गया है कि अभी ये कमेटी बैलेंस्ड नहीं है, ये डोमिनेटेड है गवर्नमेंट की मर्जी से। मतलब गवर्नमेंट अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति को अपॉइंट कर सकती है एज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स। द न्यू लॉ रिमूव्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फ्रॉम द सिलेक्शन कमिटी, गिविंग प्राइमेसी टू द गवर्नमेंट in the appointment process, and this step gives prime minister or cabinet minister a significant influence। तो सुप्रीम कोर्ट के इस पिटीशन में इस लॉ को चैलेंज किया गया है। यह बोला गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इंडिपेंडेंस पूरी डेमोक्रेसी को इंपैक्ट करती है। इस कमीशन के मेंबर्स की अपॉइंटमेंट एक इंडिपेंडेंट बॉडी के द्वारा की जानी चाहिए, ना कि गवर्नमेंट के द्वारा अपनी मर्जी से। अब इस पिटीशन पर जो भी सुनवाई होती है over the period of time, nobody knows how long it would take, but whatever happens, we'll keep following it। पर आप गवर्नमेंट के इस बिल को और इस कमेटी में गवर्नमेंट मेंबर्स की मेजॉरिटी होने के इम्प्लीकेशन को ध्यान में रखें। इसी से रिलेटेड ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन, हाउ क्रूशियल इज द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन इन अ हेल्दी डेमोक्रेसी? एक स्वस्थ डेमोक्रेसी में इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है? इंस्टीट्यूशंस जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, फाइनेंस कमीशन वगैरह। ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है इंडिया में कोल के आउटपुट से। सिलेबस के पर्सपेक्टिव से दिस न्यूज इज रिलेटेड टू GS3 के टॉपिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स एटसेट्रा से। तो दिसंबर में इंडिया का कोल आउटपुट पिछले 6 महीनों में सबसे कम था। इट शोड अ ग्रोथ ऑफ 10.8%। भी कोल का आउटपुट तो घटता बढ़ता रहता है। हालांकि इससे एक आइडिया मिलता है कि देश में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कैसी चल रही है। और इसी वजह से इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज में कोल की 10% वेटेज है। कोल इज अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ इंडिया। इसलिए अब हम बात करते हैं इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज की। इस इंडेक्स को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रिलीज करती है। इसको हर महीने रिलीज किया जाता है। ये दोनों ही इंडिकेटर्स, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जिसको IIP के नाम से भी जाना जाता है, ये 8 कोर इंडस्ट्रीज IIP का 40% कॉम्प्राइज करता है। IIP को रिलीज करने में थोड़ा समय लगता है। इट इज अ लॉन्ग टर्म इंडिकेटर। पर इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज इज अ क्विक इंडिकेटर जो हर महीने निकलता है, जो शॉर्ट इंटरवल पर गवर्नमेंट को और पॉलिसी मेकर्स को देश में चल रही इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की एक हिंट देता है। इस इंडेक्स के 8 कंपोनेंट्स हैं: इलेक्ट्रिसिटी, सीमेंट, स्टील, फर्टिलाइजर्स, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल एंड कोल। कोल रिप्रेजेंट्स 10.33 और इस कंपोनेंट में लार्जेस्ट वेट है इलेक्ट्रिसिटी का एट 19.85% और इस इंडेक्स में सबसे कम वेट है फर्टिलाइजर्स का एट 2.63%। फ्रेंड्स, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फ्रेंड्स, प्रिलिमिनरी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बताइए कि सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी है और उसके बाद कौन सी इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है इंडिया और अर्जेंटीना के बीच हुई लिथियम माइनिंग डील से। तो इस न्यूज का कॉन्टेक्स्ट हम कुछ समय पहले कवर कर चुके हैं इन्हीं एडिशंस में कि इंडिया की खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, जो कि स्टेट ओन्ड एक माइनिंग एंटरप्राइज है, उसने अर्जेंटीना के साथ एक 2011 करोड़ रुपए की 5 साल के पीरियड वाली एक डील करी है फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ 5 लिथियम ब्लॉक्स इन अर्जेंटीना। मतलब इंडिया की ये स्टेट ओन्ड कंपनी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड अर्जेंटीना जो कि लिथियम रिच है, वहां पर एक लिथियम ब्लॉक को, मतलब एक ऐसे रीजन में जहां पर लिथियम होने की पॉसिबिलिटी है, उस रीजन में 5 माइनिंग ब्लॉक्स को एक्सप्लोर करेगी। और ये खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड का पहला ऐसा लिथियम एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट होगा।
अगर इस माइनिंग कंपनी को वहां पर लिथियम मिलता है, फिर उस लिथियम माइंस को डेवलप भी किया जाएगा और इंडिया फिर उस लिथियम को यूज भी कर सकेगा। एंड यू मस्ट क्वेश्चन कि ऐसा बाहर जाके माइनिंग करने का पॉइंट क्या है? वेल, अगर इंडिया की एक पीएसयू बाहर जाकर एक लिथियम रिच नेशन में माइनिंग करती है, तो इंडिया विल गेट द टेक्निकल कैपेसिटी टू डू सच माइनिंग। और फिर इंडिया में फ्यूचर में अगर कोई लिथियम डिस्कवरी होती है, तो उस केस में इंडिया के पास फिर कैपेसिटी होगी खुद उन माइंस को एक्सप्लोर करने की। आपको यह भी पता होना चाहिए कि इंडिया लिथियम के केस में 100% इंपोर्ट डिपेंडेंट है। इंडिया खुद सिर्फ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ लिथियम प्रोड्यूस करता है। अब इसी इवेंट से रिलेटेड आपको इस पॉपुलर टॉपिक लिथियम ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए। ये साउथ अमेरिका है, विच इज बिलो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो लिथियम ट्रायंगल एक रीजन है जो लिथियम मिनरल से रिच है। ये रीजन फॉल करता है 3 कंट्रीज में, अर्जेंटीना, बोलिविया और चिले। ये देखिए, ये वो रीजन है, दिस इज द रीजन। तो इस रीजन में लिथियम के घने रिजर्व्स पाए जाते हैं। इट होल्ड्स वास्ट लिथियम रिजर्व्स, जिनकी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे काफी बढ़ रही है। दे आर बिकमिंग क्रिटिकल फॉर अ कंट्रीज सिक्योरिटी। ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है इकोनॉमी से। इसका कॉन्टेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लिए गए कुछ स्टेप्स। सिलेबस के पर्सपेक्टिव से ये फॉल करता है GS3 के टॉपिक इंडियन इकोनॉमी से। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे ने इंडिया में फंक्शन कर रही क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को लेकर कुछ कंसर्न्स एक्सप्रेस किए हैं। एक मीटिंग में इन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के साथ एक मीटिंग में RBI के ये डिप्टी गवर्नर कस्टमर कंप्लेंट्स को लेकर अपने कंसर्न्स को एक्सप्रेस करते हैं। वो बोलते हैं कि इन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को लेकर काफी कस्टमर कंप्लेंट्स आ रही हैं, और क्योंकि इन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को RBI रेगुलेट करता है, इसलिए RBI इज गिविंग देम ऑर्डर्स। तो इस मीटिंग में इन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को सजेस्ट किया जाता है कि वो इन एरियाज में काम करें, डाटा क्वालिटी में, टाइमली रेजोल्यूशन ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स में, अपने इंटरनल ऑम्बड्समैन फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन करने में, कि हर एक कंपनी के अंदर ही ऐसा एक मैकेनिज्म हो कि कस्टमर की कंप्लेंट्स को टाइम पे रिजॉल्व किया जा सके, और अगर वो कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं होती तो एक स्पेसिफिक ऐसा व्यक्ति हो या स्पेसिफिक ऐसा इंस्टीट्यूशन ऑफिस हो जहां पर नॉन रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लेंट को रिपोर्ट किया जा सके। अपने डाटा हैंडलिंग के प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करें, साइबर सिक्योरिटी और डाटा प्राइवेसी को भी एनहांस करें, और उनके पास एक्यूमुलेट हुए कस्टमर्स के डाटा के यूसेज को भी ठीक से यूज करें, लीगल यूज करें, उनसे रिलेटेड कंसर्न्स को एड्रेस करें। अब हम इसी इवेंट से रिलेटेड इस टॉपिक की बात करते हैं। व्हाट आर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज? क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज क्या है? तो ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज कुछ स्पेशल कंपनीज होती हैं जिनका काम ही होता है कि वो इंडिविजुअल्स और कंपनीज के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को कलेक्ट करें और उस डेटा को एनालाइज करें, और इन इंडिविजुअल और कंपनीज के इन ट्रांजैक्शन को एनालाइज करके वो क्रेडिट रिपोर्ट्स और स्कोर्स को जनरेट करती हैं, जिस रिपोर्ट से किसी इंडिविजुअल या कंपनी की क्रेडिट वर्थीनेस का पता चलता है। मतलब ये कंपनीज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करती हैं कि किसी व्यक्ति ने अगर कोई लोन लिया था तो उन लोन को किस समय पे चुकाया है, क्या उस व्यक्ति ने किसी लोन को लेकर डिफॉल्ट किया है, वो व्यक्ति कितना फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल है, वगैरह। और इस बेसिस पर ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रिपोर्ट जनरेट करती हैं, एक स्कोर जनरेट करती हैं, और उस स्कोर को फिर बाकी बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यूज करती हैं उन व्यक्तियों को फिर लोन देने के लिए। बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिलाई ऑन CIC रिपोर्ट्स एंड स्कोर्स। इस रिपोर्ट से इन लोन देने वाली कंपनीज को पता चल जाता है कि इस व्यक्ति को लोन देने से कितना रिस्क जुड़ा है, क्या इस व्यक्ति की कोई हिस्ट्री है अपने लोन्स पे डिफॉल्ट करने की, या फिर ये व्यक्ति फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल है। इंडिया में ऐसी कई क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं, जैसे कि सिबिल, जिसका सिबिल स्कोर काफी पॉपुलर है, इक्विफैक्स, एक्सपीरियन वगैरह, और इनको लाइसेंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। ऑलराइट फ्रेंड्स, ये आज का एडिटोरियल है और इसका कॉन्टेक्स्ट है मनरेगा स्कीम और उससे रिलेटेड किए गए पॉलिसी चेंजेस। इस न्यूज एडिशन को हम अपने पिछले 3 एडिशन से कवर करते आ रहे हैं, तो आई एम होपफुल कि आपको इसका कॉन्टेक्स्ट पता है। टू ब्रीफली मेंशन,
गवर्नमेंट ने मनरेगा जॉब कार्ड्स और आधार की लिंकिंग की डेडलाइन को एक बार फिर से एक्सटेंड करने से मना कर दिया है। दिसंबर 31 को ये डेडलाइन खत्म हो गई है। इस आधार और मनरेगा जॉब कार्ड की लिंकिंग से जो भी मनरेगा पेमेंट होंगी वो आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम के थ्रू होगी। इट विल हैपन थ्रू द आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम, जो कि अब मैंडेटरी है। और गवर्नमेंट के इस डिसीजन से गवर्नमेंट की रिपोर्ट के ही अकॉर्डिंग लगभग 35% जॉब कार्ड होल्डर्स, 35% मनरेगा के जॉब कार्ड होल्डर्स इंपैक्ट होते हैं और 12.7% एक्टिव वर्कर्स, मतलब जिन्होंने पिछले कुछ समय में मनरेगा से काम लिया है, वो इंपैक्ट होते हैं। गवर्नमेंट का कहना है कि इस पेमेंट सिस्टम की मदद से पेमेंट जल्दी होंगी, रिजेक्शन नहीं होंगे और फंड्स की लीकेज भी नहीं होगी। पर इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि इस स्टेप की इंप्लीमेंटेशन परफेक्ट नहीं है। कई जगह पर प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स के केसेस में मनरेगा जॉब्स के इन बेनिफिशियरी के पास इन प्रॉब्लम्स को करेक्ट कराए जाने का कोई तरीका भी नहीं है। लिपटेक इंडिया, जो कि एक डाटा कंपनी है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के स्टेप के बाद ऐसे 7.6 करोड़ वर्कर्स हैं जिनको मनरेगा के डाटाबेस से डिलीट कर दिया गया है। और इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि इन डिलीटेड वर्कर्स में से काफी वर्कर्स ऐसे हैं जो एग्जिस्ट करते हैं और जिनको डिलीट नहीं किया जाना चाहिए था। वो डिलीट हो गए हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट के इस रूल के साथ कंप्लाई करने में असमर्थ थे। इस पीस में बोला गया है कि इस आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के साथ क्या क्या इशू हैं। तो इन मेजर इश्यूज में से कुछ मेजर इश्यूज हैं स्पेलिंग डिस्क्रिपेंसीज, मतलब इन वर्कर्स का अपने एक रिकॉर्ड में कुछ नाम होना और दूसरे रिकॉर्ड में वही नाम होना बट किसी और स्पेलिंग से, क्योंकि ये वर्कर्स ऑफन इलिटरेट होते हैं। इनसे जब कोई अधिकारी पूछता है कि आप अपना नाम बताइए, तो फॉर इंस्टेंस वो बोलते हैं विवेक, तो एक अधिकारी उनके नाम की स्पेलिंग लिखता है VIVEK और दूसरा अधिकारी किसी और स्कीम में उनका नाम लिखता है BIVEK, यानी कि विवेक। तो ये स्पेलिंग डिस्क्रिपेंसीज एक मेजर इशू है इस आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के इंप्लीमेंटेशन को लेकर। दूसरा इशू है इनकरेक्ट आधार टू बैंक अकाउंट, मतलब आधार और बैंक अकाउंट के लिंकिंग में इशू होना। और तीसरा इशू है अनऑथराइज्ड पेमेंट डाइवर्शन, जो कि एक जेन्युइन इशू है। तो इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि इस आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम को मैंडेटरी करने से ये इश्यूज और एक्सेसरबेट हो सकते हैं और सीवियर हो सकते हैं और बढ़ सकते हैं। इस पीस में ये भी बात की गई है कि हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने, इस न्यूज को हमने कल भी कवर किया था, केस बाय केस बेसिस पर एग्जेम्पशन दिए हैं कि अगर कोई जेन्युइन केसेस हैं तो हम उनको पेमेंट साधारण तरीके से लेने की अनुमति दे देंगे। तो इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि हाँ, ये एक पॉजिटिव स्टेप है। इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि ग्राम पंचायत में और बाकी और जगह पर सोशल ऑडिट कराए जाने चाहिए ताकि पता चल सके कि इस प्रॉब्लम का एक्सटेंट कितना है, कितने लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, कि ना चाहते हुए भी, जेन्युइन केस होने के बावजूद भी उनके मनरेगा कार्ड्स को डिलीट कर दिया गया है। इस पीस के ऑथर कंक्लूड करते हैं ये बोलकर कि मनरेगा एक वाइटल डिमांड ड्रिवन वेलफेयर स्कीम है जो कि इंडिया की रूरल पॉपुलेशन को काफी सपोर्ट करती है। ये इतनी इंपॉर्टेंट स्कीम शुड नॉट डिपेंड ऑन अ फ्लॉड टेक्नोलॉजिकल सिस्टम फॉर इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कि ये स्कीम इतनी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड रिस्क लिया जाना ही जायज नहीं है। मतलब अगर स्कीम से रिलेटेड कोई पॉलिसी चेंजेस होते हैं तो उसमें ये श्योरिटी होनी चाहिए कि किसी भी बेनिफिशियरी को कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, कोई भी टेक्नोलॉजिकल सिस्टम में फ्लॉ का स्कोप होना ही नहीं चाहिए। और वो बोलते हैं कि ये आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम, इसमें टेक्नोलॉजिकल फ्लॉज हैं विच इज नॉट आइडियल फॉर सच अ वाइटल डिमांड ड्रिवन बिग स्कीम जिस पर इतने लोग डिपेंड करते हैं। अब आई बिलीव दिस इज अ बिट एग्जैजरेशन। गवर्नमेंट इज वर्किंग एंड इट विल वर्क टू सॉर्ट ऑल द इश्यूज आउट। आई बिलीव आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम इज द राइट पॉजिटिव स्टेप। ये आज का दूसरा एडिटोरियल है। इसका कॉन्टेक्स्ट है इंडिया और मालदीव्स का रिलेशनशिप, जिसका कॉन्टेक्स्ट आई होप आपको पता होगा, जिनको नहीं पता विल ब्रीफली कवर। तो मालदीव्स में नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है। उन प्रेसिडेंट का नाम है मोहम्मद मुइज़ू और उनकी पॉलिसीज से लगता है कि ही इज नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ इंडिया। मतलब हिज पॉलिसीज
आर टू डिस्टेंस मालदीव्स अवे फ्रॉम इंडिया। उन्होंने बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स लिए हैं, तो ये एडिटोरियल उसी के कॉन्टेक्स्ट में है। तो अमंग द मेनी डिसीजंस, एक डिसीजन है मालदीव्स ने अपने और इंडिया के साथ एक जॉइंट हाइड्रोलॉजिकल सर्वे किए जाने के एग्रीमेंट को रिन्यू करने से मना कर दिया है। इस एग्रीमेंट को 2019 में साइन किया गया था और उस समय पे इट सिंबलाइज्ड द ग्रोथ इन इंडिया मालदीव्स डिफेंस टाइज। पर ये रिसेंटली लिया गया स्टेप्स, अमंग द मेनी स्टेप्स दैट हैव बीन टेकन, ये आपसी नजदीकियां कम हो रही हैं। मालदीव्स ने इंडिया से ये भी रिक्वेस्ट की थी कि इंडिया मालदीव से अपने डिफेंस फोर्सेस को विड्रॉ कर ले, और मालदीव्स ने रिसेंटली कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। इसको हमने जब ये इवेंट हुआ था तब कवर किया था। इसकी डिटेल्स नोट्स में प्रेजेंट है, आप वहां से इसको रेफर भी कर सकते हैं। तो अब मालदीव्स के इस लिए गए स्टेप की बात करते हैं। जब मालदीव्स ने इंडिया के साथ अपने जॉइंट हाइड्रोलॉजिकल सर्वे के एग्रीमेंट को ब्रेक कर दिया है, तो इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि मालदीव्स के इस स्टेप से व्यतीत होता है कि इट इज अ स्टेप फॉर मालदीव्स टू एसर्ट हिज ऑटोनॉमी, बट इट रिफ्लेक्ट्स अ क्लोजर पॉलिटिकल अलाइनमेंट विद चाइना। मतलब मालदीव्स के इस स्टेप में चाइना का भी एंगल है। दिस डिसीजन सीम्स मोटिवेटेड बाय इट्स स्पेशल रिलेशनशिप विद बीजिंग। मतलब मालदीव्स के नए प्रेसिडेंट का चाइना के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, और जब ये इलेक्शन लड़ रहे थे तब ही इन्होंने बोल दिया था कि इनका एक मेजर गोल होगा मालदीव्स में इंडिया के इन्फ्लुएंस को कम से कम करना, और इसके लिए जितने स्टेप होंगे मालदीव्स विल टेक इट। और उसी समय पे इन नए प्रेसिडेंट ने ये भी क्लियर कर दिया था कि वो ये सुनिश्चित करेंगे कि मालदीव्स का बीजिंग के साथ अच्छा रिलेशनशिप हो। इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि मालदीव्स इस एग्रीमेंट को ब्रेक करने से क्या चाहते हैं, वो ये है कि इंडिया मालदीव्स के कोस्टल वाटर से हट जाए और चाइना अकेले में अपने आप पूरी फ्रीडम के साथ उस रीजन में मरीन सर्वे करे। अब इस पीस में बात की गई है हाइड्रोग्राफी की और वो क्या क्या पर्पस सर्व करता है। सो दिस पीस सेज दैट हाइड्रोलॉजिकल डाटा सर्व्स बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री पर्पसेस। हाइड्रोलॉजिकल सर्वेस सिविलियन पर्पस भी सर्व करता है और मिलिट्री पर्पस भी सर्व करता है, जैसे कि नेविगेशनल सेफ्टी, मरीन साइंटिफिक रिसर्च और एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। और हाइड्रोलॉजिकल सर्वे का मिलिट्री पर्पस होता है कि इससे कोस्टल सर्वेलेंस होती है। मतलब किसी भी कोस्टल एरिया में जो रिसर्च वेसल होता है वो साइंटिफिक स्टडी तो करता ही है, बट साथ साथ वो ये भी देखता रहता है कि उस कोस्टल रीजन में क्या चल रहा है, क्या और कोई वहां पर नेवीज प्रेजेंट है, वहां पर किस तरीके की गतिविधियां एक्टिविटीज होती हैं। फिर इस पीस में बात की गई है कि चाइना मरीन और सीबेड सर्वेस करता ही रहता है। चाइना के साइंटिफिक रिसर्च वेसल्स जो न्यूज में काफी बार रिपीट होते हैं क्योंकि वो इंडियन ओशन में कई बार उनकी प्रेजेंस नोटिस की जाती है। इन चाइना के रिसर्च वेसल्स का नाम है शीयन और व्यूनियांग। तो चाइना के ये रिसर्च वेसल दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन इट्स ओशियानोग्राफिक एफर्ट्स इन इंटेलिजेंस सर्वेलेंस रिकॉनाइसेंस। मतलब इन हाइड्रोग्राफी सर्वेस की जो डुअल नेचर की हमने बात की, तो चाइना की ये सर्वेस होते रहते हैं और ये सर्वेस कराना चाइना की मरीन स्ट्रेटेजी का एक इंटीग्रल पार्ट है। ये चाइना की नेवल ऑपरेशंस के क्रिटिकल एनेबलर्स हैं। मतलब चाइना की पॉलिसी का आपको पता होना चाहिए कि चाइना को एक्सपेंशनिस्ट बोला जाता है, और एक एक्सपेंशन चाइना जो कर रही है वो है ओशन में, सीज में। साउथ चाइना सी के साथ साथ चाइना इज ऑल्सो एग्रेसिवली एक्सपेंडिंग इन द इंडियन ओशन, और वो एक्सपेंशन का फर्स्ट स्टेप है इन रिसर्च वेसल्स, इन सर्वेस के थ्रू अपनी वहां पर एक प्रेजेंस करना, उस एरिया को समझना। तो चाइना की मरीन पॉलिसी का ये इंटीग्रल पार्ट है। चाइनीज अथॉरिटीज श्रीलंका से और मालदीव से भी काफी बार परमिशन की मांग कर चुकी हैं कि वो अपने मरीन रिसर्च शिप को उनके कोस्टल एरियाज में डॉक कर दे, यानी कि पार्क कर दे। तो इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि चाइना के ये रेगुलरली कराए जाने वाले ओशियानोग्राफिक सर्वेस इंडियन पर्सपेक्टिव से, इंडियन ऑब्जर्वर्स का मानना है कि चाइना की ये स्ट्रेटेजी है और स्ट्रेटेजी का ये इंटीग्रल पार्ट है कि चाइना अपनी एंटी सबमरीन कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए ये सर्वेस कराता है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर चाइना टू डेवलप इट्स एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज। ये एंटी सबमरीन कैपेबिलिटीज बढ़ाने के लिए किसी भी कंट्री के पास ये जानकारी होनी चाहिए
कि ओशन के बॉटम का क्या मैप है, वहां का क्या टेम्परेचर प्रोफाइल है, ओशियानिक फिनोमिनास क्या है, और ये सब चाइना अपने रिसर्च वेसल से ये डाटा कलेक्ट करता रहता है, contributing to the development of system for submarines to elude detection and refining tactics for littoral combat. और चाइना के पर्सपेक्टिव से इंडियन रिसर्च वेसल का भी साउथ एशियन वाटर्स में, इंडियन ओशन के सदर्न रीजन में, ये चाइना की प्रेजेंस को चाइना के पर्सपेक्टिव से ये एक रुकावट है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर इंडियन नेवी वहां पे प्रेजेंट है तो इट विल बी इजीली एबल टू डिटेक्ट चाइनाज प्रेजेंस। और इंडियन फॉरेन पॉलिसी सर्कल्स में तो ये स्पेकुलेशन भी है, ये एक न्यूज़ भी है कि चाइना का प्लान है मालदीव्स में एक नेवल बेस को एस्टैब्लिश करने का, एक नेवल बेस वहां पर सेटअप करने का, एक परमानेंट प्रेजेंस बनाने का। चाइना ने 2018 में प्रपोज किया था कि वो मालदीव के नॉर्थ में प्रेजेंट एक अटोल में एक नेवल बेस को एस्टैब्लिश करे। अब ये न्यूज़ तो उस समय पर काफ़ी पॉपुलर थी, अभी भी एक कंसर्न है कि चाइना शायद ऐसा करना चाहती है, पर इसका कोई कॉन्क्रीट एविडेंस है नहीं कि चाइना इस प्रपोजल को रिवाइव करे। पर मालदीव्स के इन रीसेंट स्टेप को देखते हुए और चाइना की प्रेजेंस को एक्सपेंड होते देखते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि चाइना ऐसा नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल। तो इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि मालदीव्स ने इंडिया के साथ अपने एग्रीमेंट को ब्रेक किया है। मालदीव्स को इंडिया की हाइड्रोग्राफिक एक्टिविटी से चिंता है। मालदीव्स का मानना है कि इंडिया वहां पर इंटेलिजेंस कलेक्ट कर रहा है। मालदीव्स को उनके टेरिटोरियल वाटर में कोई और कंट्री आके ऐसे हाइड्रोग्राफिक सर्वे करे उससे चिंता है, ये जायज़ भी है। फिर इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि हाँ, कई कंट्रीज को इन सर्वे से चिंता होती है। कई कंट्री का मानना है कि इससे इंटेलिजेंस कलेक्ट की जाती है और ये मिलिट्री पर्पस भी सर्व करते हैं। पर इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि ये सर्वे जेन्युइनली साइंटिफिक पर्पस भी सर्व करते हैं। दे सर्व स्पेसिफिक डिमांड मरीन इकोलॉजिस्ट के लिए, साइंटिस्ट के लिए और मैरीटाइम इंडस्ट्री के लिए। इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि इंडिया सिर्फ मालदीव्स में ही नहीं, कई और अपनी बॉर्डरिंग ऐसी कोस्टल कंट्रीज में ऐसे हाइड्रोलॉजिकल सर्वेस करता रहता है, ऐसे हाइड्रोग्राफिक सर्वेस करता रहता है। इंडिया 1990 से ही मॉरिशस में भी ऐसे सर्वेस करता आ रहा है, जिसको लेकर इंडिया का एक काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। तो इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि मालदीव्स की जो इंडिया को लेकर चिंता है वो सही नहीं है, वो जायज़ नहीं है। इंडिया का एक बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। हाइड्रोलॉजिकल सर्वेस हालांकि मिलिट्री पर्पस भी सर्व करते हैं, बट वो जेन्युइनली और पर्पस भी सर्व करते हैं विच आर साइंटिफिक पर्पसेस। तो इस पीस के ऑथर सजेस्ट करते हैं कि मालदीव के पास जो इस टाइम बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि वो समझे कि जिस चीज़ की उनको चिंता है कि कोई कंट्री उनके वाटर्स में आके ऐसे वाटर्स को वेपनाइज करे, वो कंट्री इंडिया नहीं पर चाइना है जिसको वो सपोर्ट कर रहे हैं। दे नीड टू रिकॉग्नाइज दैट इट इज चाइना नॉट इंडिया दैट सीक्स टू वेपनाइज ओशन सर्वेस। इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि मालदीव्स का चाइना की तरफ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाना, वो भी आंखें बंद करके, और इंडिया के साथ एक दुश्मनी बढ़ाना, ये मालदीव्स के लिए ही हानिकारक हो सकता है। इट कैन हैव एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस फॉर माले। फ्रेंड्स, ये आज का लास्ट एडिटोरियल है और ये रिलेटेड है गवर्नर के रोल से। इसका कॉन्टेक्स्ट है केरला के गवर्नर और उनके द्वारा फिलहाल लिए गए एक्शंस विच आर प्रिटी कंट्रोवर्शियल। तो केरला के गवर्नर ने फिलहाल काफ़ी सारे ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिनमें से कुछ स्टेप्स कंट्रोवर्शियल हैं। ही हैज़ बीन इन्वॉल्व इन कंट्रोवर्शियल इंसिडेंट्स, जैसे कि अथॉरिटीज़ को बोलना कि उनके खिलाफ लगाए गए पोस्टर्स को कलिकट यूनिवर्सिटी से हटा देना। उन्होंने एक स्टूडेंट बॉडी स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया से जुड़े एक्टिविस्ट को भी क्रिमिनल बोला है, विच इज जो कि एक ऐसा कमेंट है जो गवर्नर की पोस्ट को शोभा नहीं देते। इन गवर्नर ने कई सारी ऐसी जगह पर विजिट भी किया है विदाउट एन अनाउंसमेंट, जो कि जनरली ऐसा नहीं होता क्योंकि गवर्नर जब भी कहीं जाते हैं इट इज डिक्लेयर्ड वेल इन एडवांस। तो इस पीस के ऑथर इन एक्शंस को रिकॉग्नाइज करते हुए बोलते हैं कि ऑपोजिशन रूल स्टेट्स में जो भी गवर्नर है उनके एक्शंस को कंसीडर करना, उनके बिहेवियर को कंसीडर करना ज़रूरी है। ये समझना ज़रूरी है कि उसका लीगल कॉन्सिक्वेंस क्या है। इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो मेंशन नहीं है कि गवर्नर क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, बट यूजिंग सिंपल वर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन एम्फसाइजेस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सपेक्ट किया गया है
कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेक्ट करता है कि पब्लिक फंक्शनरीज मोरल वैल्यूज को अपहोल्ड रखें। फिर इस पीस के ऑथर गवर्नर की इम्यूनिटी की बात करते हैं। वो बोलते हैं कि आर्टिकल 361 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर को इम्यूनिटी देता है कि वो अपने ऑफिशियल एक्ट के लिए किसी भी कोर्ट को जवाबदेह नहीं होंगे। पर फिर इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि ये इम्यूनिटी लिमिटेड है। ये गवर्नर को इस तरीके की पावर नहीं देती कि वो अपने मिसबिहेवियर को लेकर भी लीगली इम्यून रहें। ये इम्यूनिटी सिर्फ उनके लीगल एक्ट्स तक लिमिटेड है। फिर इस पीस के ऑथर सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को कोट करते हैं और बोलते हैं कि इस जजमेंट में बोला गया था कि अगर गवर्नर का कंडक्ट मोटिवेटेड है और विम्सिकल है, इट विल बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। मतलब अगर गवर्नर के एक्शन ऐसे हैं जो उनके लीगल काम से एसोसिएटेड नहीं है और उनके पीछे कुछ और मोटिवेशन है जो कि ऑफिशियल काम से जिसका कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसे एक्शंस को जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसी वर्डिक्ट में यह भी बोला गया है that selection of the right person as governor is crucial to maintaining the sanctity of the post। इस गवर्नर के पोस्ट की सैंक्टिटी को मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि एक सही व्यक्ति को ही गवर्नर की सीट पर बैठाया जाए। फिर इस पीस के ऑथर एक और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को कोट करते हैं, कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बात की है पब्लिक फंक्शनरीज के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की। जो भी व्यक्ति एक पब्लिक फंक्शनरी है, एक पब्लिक ऑफिस में जो बैठा है, हु इज सर्विंग अ पब्लिक ऑफिस, उसके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर सुप्रीम कोर्ट में बोला जाता है कि अगर ये पब्लिक फंक्शनरी एज अ पब्लिक ड्यूटी अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करता है, पर ये ओपिनियंस गवर्नमेंट के ओपिनियन से अलग हैं, मतलब अगर वो ओपिनियन इस फंक्शनरी का पर्सनल ओपिनियन है एंड हैज नथिंग टू डू विद द गवर्नर, उस केस में ये स्टेटमेंट could lead to personal liability। इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि पब्लिक फंक्शनरीज जिसमें गवर्नर भी इंक्लूडेड हैं, they can be held personally liable for crimes or offenses such as defamation when committed in apparent conflict with their official duty। मतलब अपने ऑफिशियल ड्यूटी के समय पर अगर कोई ऐसे काम करता है जैसे कि डिफेमेशन, तो उस व्यक्ति पर एज ए नॉर्मल सिटीजन प्रोसीडिंग्स की जा सकती है ऑन अ पर्सनल लेवल। फिर इस पीस के ऑथर बात करते हैं कुछ मेजर कमीशन रिपोर्ट्स की और उस रिपोर्ट्स में गवर्नर पे की गई बात की। वो पहले बात करते हैं सरकारिया कमीशन रिपोर्ट की जिसको 1988 में रिलीज किया गया था। फ्रेंड्स, ये एक मेजर रिपोर्ट है जिसके बारे में एक्सपेक्टेड है कि आपको पता होना चाहिए। आपको सरकारिया कमीशन रिपोर्ट की मेजर रिकमेंडेशंस के बारे में पता होना चाहिए, स्पेशली अबाउट गवर्नर। इस पर तो प्रिलिमिनरी में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो इस रिपोर्ट में कंसर्न्स एक्सप्रेस किए गए थे गवर्नर के बारे में कि गवर्नर के लिए जरूरी है कि वो इम्पार्शियलिटी को डिस्प्ले करें और सजैसिटी को डिस्प्ले करें। मतलब गवर्नर शुड बी इम्पार्शियल, उसको किसी एक दल का साथ नहीं देना चाहिए एट द कॉस्ट ऑफ सम अदर ग्रुप, और उनको सजेशियस रहना चाहिए। इस रिपोर्ट में बोला गया है गवर्नर्स शुड बी डिटैच्ड फिगर्स नॉट टू इन्वॉल्व्ड इन लोकल पॉलिटिक्स। गवर्नर एक ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो इस सिस्टम से दूर होने चाहिए, who should be away from the political mechanism, who should be away from the political machinery। पर ये एक major recommendation which would have solved many problems the country is facing today when it comes to the issues between state chief minister and the governor। इस recommendation को आज तक अच्छे तरीके से implement नहीं किया गया है। फिर इस पीस के ऑथर बात करते हैं MM पंची कमीशन की, जिस रिपोर्ट को रिलीज किया गया था 2010 में। तो इस पीस में बोला गया है कि गवर्नर्स शुड नॉट बी बर्डन्ड with additional powers beyond their constitutional obligation। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर से एक्सपेक्ट किया जाता है, गवर्नर केवल वो ही करें, गवर्नर और कुछ ना करें, जैसे कि यूनिवर्सिटीज का एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह। फिर इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि आर्टिकल 155 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो रिलेटेड है गवर्नर के अपॉइंटमेंट से, अगर उसमें फ्यूचर में कोई अमेंडमेंट्स होते हैं तो उसमें ये अमेंडमेंट किए जा सकते हैं कि गवर्नर के अपॉइंटमेंट प्रोसेस में ये मैंडेट कर दिया जाए कि उसमें जिस स्टेट के वो गवर्नर हैं उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर को भी कंसल्ट किया जाएगा। मतलब अगर किसी स्टेट के लिए किसी गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है, उनके अपॉइंटमेंट प्रोसेस में चीफ मिनिस्टर की भी राय मांगी जाए। ये रिकमेंडेशन सरकारिया रिपोर्ट ने भी दी थी
और गवर्नर के अपॉइंटमेंट के लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी को एस्टैब्लिश किया जाए, जैसे कि इलेक्शन कमिश्नर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए किया गया है। और इस इंडिपेंडेंट बॉडी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी एक रोल हो, जो गवर्नर के सिलेक्शन प्रोसेस की क्वालिटी को बढ़ा दे। और इस पीस के ऑथर ये भी सजेस्ट करते हैं कि गवर्नर अपनी एक टर्म के बाद अगर रिटायर हो जाते हैं तो ऐसे प्रोविजंस इंक्लूड किए जाएं कि वो दोबारा से कोई ऐसी गवर्नमेंट जॉब ना कर सकें, एज अ गवर्नमेंट फंक्शनरी परफॉर्म ना कर सकें, ताकि जब वो अपने गवर्नर के रोल में है तब वो फ्यूचर ओरिएंटेड कोई ऐसा स्टेप ना ले जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। See you tomorrow in the next edition. Have 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 tomorrow in the